जी आपका आपॉर्चुनिटी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप यहाँ आए और पधारे और शूटिंग का आप जायजा लें। मेरा शुरू से मानना था कि खिलाड़ी को बनने के लिए धन शरीर कुछ नहीं चाहिए, उसके लिए पहले आपका एक हौसला चाहिए। वो हौसला देने के लिए मेरे पेरेंट्स हमेशा ने मुझको ही आगे किया था। पर ये जो आज आप सुन रहे हो, जो जितने आज ये किताबों में हम क्या अखबारों में न्यूज़ देखते हैं, ये क्या न्यूज़ क्या ऐसी प्रेरणा नहीं मिली है। पिताजी का शुरुआत से मेरा एक ऊपर एक आशीर्वाद रहा, क्योंकि जब बचपन में क्या होता है कि विकलांग होना मेरे लिए एक बहुत ही अभिशाप सा साबित हुआ। क्योंकि आपको कहीं जाते हैं तो वहाँ आपको अलग नज़र से देखना, कुछ कमेंटमेंट आना आपके ऊपर कि आपका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी कमेंटमेंट आना, तो सारी खूब सारी हुई थी। और जिस स्कूल में मेरी स्कूलिंग हुई थी उस स्कूल के दौरान भी मैंने काफ़ी ऐसे खूब सारे क्या मतलब ऐसे कटास झेले हैं जो शायद अगर नॉर्मल बच्चा होना तो उसको मैंने उनको हिम्मत बनाया। क्योंकि पिताजी और माताजी बड़े मैंने थे, लेकिन उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तेरे को पढ़ाई करना है, ठीक है। मैंने पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद में क्या मैं सामाजिक रूप से जुड़ नहीं पाया था। पिताजी के लिए बहुत बड़ी एक जुड़ नहीं पा रहा है, नहीं जुड़ेगा तो सीखेगा कैसे। क्योंकि मानसिक प्रताड़ना इतनी थी कि मैं जूझता था यार क्या कहेंगे मुझसे बाहर निकलने बाद, क्या कैसे कमेंट आएंगे। तो मेरे वो तीर के तरह मुझे सब चुप रहे थे, तो मैं बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था मेरे लिए। फिर पिताजी क्या थोड़ा बहुत मुझे लालच देते थे कि ले 5 रुपये ले जा, 10 ले जा, खर्च करके आ। तो इस दौरान धीरे धीरे उन्होंने खर्ची के माध्यम से मुझको आगे बढ़ाया और पाना के सामने ही हूँ। और धीरे धीरे मेरी स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल से मैं पढ़ा और फिर मैंने पापा की की है। और फिर स्कूल तक मैं गेम में था कि गेम खेलना, लेकिन गेम की शुरुआत कैसे करनी, क्या करनी, ये मेरे लिए अभी भी एक शिवराज जी मेरा आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मैं आपसे ये चीज़ जानना चाह रहा हूँ, आप दोनों पैरों से विकलांग हैं, तो उस समय नहीं गिल्ली डंडा खेल सकते थे, न बच्चों के साथ किसी प्रकार की कोई गेमों में आप भाग ले सकते, मगर आप सीधा ही शूटिंग के लाइन में जाने का, और आपको कैसी मन में ये प्रेरणा आई और शूटिंग में जाने में कि आपकी क्या इच्छा हुई, इसके पीछे क्या कारण है? ये तो कि समाज के दौरान में हमेशा तो हमारे टीम चैनल में हमेशा तो टीम इवेंट है उन्हीं को दिखाया जाता है, कोई व्यक्तिगत गेम दिखाई नहीं जाता। तो मुझे मालूम नहीं था कि ये व्यक्तिगत खेल होता है, इंडिविजुअल खेल होता है। तो फिर क्या हुआ था कि जब पढ़ाई के सिलसिले से बाहर जाना हुआ था मेरा, तो वहाँ पर भी मैंने एड देखा था कि यार शूटिंग कर सकते हो। तो उस वक्त क्या है कि जो रियो ओलंपिक जो था वो परवान पर चढ़ा हुआ था, इसकी न्यूज़ काफ़ी आ रही थी। तो उस वक्त मैंने भी न्यूज़ देखी थी कि यार शूटिंग इवेंट है जहाँ पर चितुराई है, अपूर्व चंदेला है, गगन नारंगी है, ऐसे भावी खिलाड़ी उनका भी वहाँ था कि इन्होंने पिछले इवेंट में भी काफ़ी मेडल जीते हैं, इस बार इनको काफ़ी आशाएं हैं। तो मैंने कहा ये खेल सकते तो मैं क्यों नहीं खेल सकता, ये मेरा आइडिया था। तो ठीक है, फिर मैंने वहाँ पर बातचीत की, वहाँ पर एक एकेडमिक माहौल मिला मुझे और फिर मैंने ज्वाइन किया। आपने कौन सी एकेडमी थी, कहाँ से आपने ज्वाइन किया और उसके बाद आपने कौन कौन से अवार्ड प्राप्त किए और आज आप सरकारी सेवा में, तो उसके पीछे क्या प्रेरणा रही? एकेडमी हाँ अजमेर में पढ़ाई के सिलसिले से बाहर गया तो वहीं पर एक एकेडमी थी कंडीशन शूटिंग, वहाँ पर भी मैंने स्टार्ट किया था। लेकिन मुझे ज़्यादा वहाँ पर मतलब एक अच्छा माहौल नॉर्मल माहौल मिला था, एक माहौल के अभाव में मैं और वापस आगे चला गया। अपने कहते ना गुरु बगैर घोर अंधेरा होता है, वो गुरु ही की कहीं ना कहीं एक छाया नहीं थी, तो गुरु के ढूंढने के लिए मैं आगे चला गया। फिर मुझे मेरे महान कोच जो आर्मी से रिटायर्ड हैं श्री सतपाल सिंह जी साहब मिले, उन्होंने मेरा अज्ञानता और अंधकार को दूर किया और शूटिंग के क्षेत्र में मुझे हर चीज़ हर नॉलेज से अवगत करवाया। और उन्हीं के सानिध्य में मिलने जैसे मैं आज उत्तरोत्तर मेडलों का लग रहे हैं और उन्हीं का आशीर्वाद से आज सरकारी सेवा में आने का कारण ही उन्हीं का ही देन है। मैं शायद तो सेवा में नहीं आ पाता, उन्हीं का ही सारा है कि नहीं तेरे को पहले थोड़ा सर्विस देना है। सर्विस से क्या है कि एक आर्थिक रूप से आपको थोड़ा बहुत थोड़ा प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि बगैर धन के अभाव हम शूटिंग नहीं कर सकते हैं। यही मतलब ये कहा जा सकता है कि बच्चे खेलों में अब तक लोगों का रुझान कम होता गया और ये सारी स्थिति में सिर्फ क्रिकेट ही अपने जैसा खेल रहा, तो हर जगह क्रिकेट को लेकर ही लोग सोचते थे। मगर आज इन खेलों में जाने वाले बच्चे, खेलों में जो आगे बढ़ रहे हैं, उन बच्चों को सरकारी सेवा का भी लाभ मिलता है। हाँ, सरकारी सेवाओं में राजस्थान सरकार ने इस बार अच्छा काम किया है और SGFI में काफी टूर्नामेंट भी जोड़े हैं और सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया है।
पहले क्या था कि केवल मेडलिस्टों को ही आरक्षण पद्धति दी थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने, केवल सरकार ने खेल नीति बनाई। इसमें से हमारे अशोक गहलोत जी सीएम साहब और हमारे यशस्वी हमारे जो खेल मंत्री हैं अशोक चांदा जी ने, उन्होंने बकायदा खुद वो खिलाड़ी हैं, उन्होंने एक नीति बनाई कि जो भी पदक विजेता है उनको हम बिना पारी यानी आउट ऑफ टर्न पॉलिसी, यानी आपको बगैर एग्जाम दिए सीधा ही आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो ये मेरे लिए वरदान साबित हुआ कि यार आपको, क्योंकि मैंने 16 में मेडल लेकर गया, 17 में मेडल, 18 में मेडल था, लेकिन उस मेडल की कोई वैल्यू नहीं थी। ठीक है यार, नॉर्मली मेडल लेके आ रहे, ठीक है, एक सांत्वना जरूर मिलती, खुशी मिलती, चाहे वो चाहे मीडिया के माध्यम से हो, चाहे समाज में हो, एक हल्का सा था। लेकिन एक और भी दुविधा थी कि खेल से होगा क्या, एक थोड़ा पर्सनल चिंता है मेरे लिए। फिर सरकार के माध्यम से ये पर्सनल चिन्ह मेरा हटा और क्रीड़ा स्पोर्ट काउंसिल क्रीड़ा परिषद है, उन्होंने फॉर्म को भरवाया और मुझे भी वर्तमान में राजस्थान शासन सचिवालय में एज एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क का पोस्ट मिली है। तो वो अच्छा है मेरे लिए। शिवराज जी, इसके लिए बच्चे को डिस्ट्रिक्ट खेलना पड़ता है, नेशनल खेलना पड़ता है, या क्या खेलना पड़ता है? जो कौन सा गोल्ड मेडल जो मिलता है, जिस मेडल को लेने के बाद बच्चा सरकारी सेवा में जा सकता है, उसका हौसला आता है। जो हर व्यक्ति बच्चे सुबह से शाम तक फौज में जाने वाला अपनी तैयारी करता है, एलडीसी की तैयारी करने वाला हर कोचिंग में लाखों रुपए खर्च करता है, और आज खेल के साथ साथ सरकारी सेवा पाने के लिए उसके लिए कौन सी चीज है और कहाँ तक जाना पड़ता है, किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? मैं आपको शूटिंग न्यूज के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि पहले बात तो शूटिंग कोई भी खेल सकता है, उसके लिए कोई उम्र, कोई शारीरिक बनाव, कोई इसमें कोई नहीं है कि कोई खेल ले सकता है। बाकी खेलों में क्या होता है कि थोड़ा सा होता है कि बॉडी का भी आपको ढलती उम्र में आपका होता है कि वहां पर आप जिम्नास्टिक है, जो बॉडी में जो फ्लेक्सिबिलिटी, जो लचीलापन आना, वो उम्र के पड़ाव में धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है, तो स्टेमिना नहीं पाता है। लेकिन शूटिंग में हर इवेंट खेल सकता है, और शूटिंग खेलने के लिए आपको पहले एकेडमी में ज्वाइन करना पड़ेगा, वहां पर आपको राइफल और पिस्टल बारे में बताएंगे। तो ऐसे है। फिर जिले से टूर्नामेंट होते हैं, वहां पर आपको बताया जाएगा, पहले नोटिफिकेशन आता है, फिर राज्य से टूर्नामेंट होता है, फिर प्री नेशनल होता है और फिर नेशनल होता है। इन पड़ाव के माध्यम से जाना पड़ता है, लेकिन उन पड़ाव का माध्यम आसान नहीं है। पहले आपको अपना डेडिकेशन दिखाना पड़ता है, मुझे गेम खेलना है। देखो हर खेल में क्या होता है कि ये इंडोर गेम है, आउटडोर गेम में क्या होता है कि भागना, दौड़ना, कूदना सब कुछ होता है। लेकिन इंडोर गेम में क्या होता है, खुद के साथ ही प्रैक्टिस होना, खुद का खुद से जीतना, खुद का खुद से हारना होता है। तो शूटिंग मेरे हिसाब से थोड़ा बोरिंग सा खेल है, जिसको अगर इस बोरिंग से, इस अकेलेपन से जिनको मोहब्बत है, वो खेल सकता है। और राजस्थान सरकार इसके लिए काफी प्रयासरत है और अच्छा काम भी कर रही है, और मैं चाहूंगा कि और भी अच्छा काम करे। इसके लिए भी मैं अभी बताऊंगा आपके न्यूज के चैनल के माध्यम से कि एक निम्न वर्ग से निम्न मतलब छोटी जगह से लेके आपको क्या करना चाहिए और बड़े लेवल तक क्या करना चाहिए। अभी सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, केवल और केवल पदक विजेताओं को वहां पर रुपए की बौछारें होती है, लेकिन जब तक फसलों का आप वहां पर जो फल उनका अच्छा इनाम मिलता है, लेकिन जो जब तक बीज नहीं रोपेंगे, अगर खिलाड़ियों की नर्सरी नहीं बनेगी, तो वो पदक विजेता कहाँ से निकलेंगे। तो मैं सरकार से कहूँगा कि खिलाड़ियों की नर्सरी होनी चाहिए, ये छोटे स्तर पर होना चाहिए। जैसे ग्रामीण ओलंपिक है, अच्छा है, इसमें 4-5 गेम थे, लेकिन सरकार से कहूँगा कि ग्रामीण ओलंपिक की तरह ही आप हर खेल को तवज्जो देनी चाहिए उसमें, चाहे वो शूटिंग हो, स्पेस हो, चाहे वो और भी खेल हो। मैंने खूब सारे ऐसे नाम बताए हैं जो ओलंपिक इवेंट है, जैसे टिकेटी है, ताइक्वांडो है, जूडो है, इनको भी लिए आप लोग जानते हैं कि ताइक्वांडो क्या होता है। यानी ताइक्वांडो को बताना पड़ेगा, ताइक्वांडो होता है जापान का खेल है, ये तलवारबाजी होती है, तो उसमें भी खेल होता है, तलवार लग जाएगी लेकिन नहीं, ये भी खेल होता है। इसको भी हमको करना, सरकार को हर खेल में थोड़ा थोड़ा आपको वहाँ पर इंटरेस्ट होना चाहिए, और वर्तमान सरकार अच्छा काम कर रही है। मैं सर जैसे हर आरक्षण पद्धति भी दे है। शिवराज जी, मैं आपसे ये चीज जानना चाहूंगा कि आपने सरकारी सेवा पाई और सरकार ने एक नियम बनाया, जिन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है उन लोगों को सरकारी सेवाओं में डायरेक्ट नियुक्ति मिलती है। तो आपकी नियुक्ति में किस किन प्रकार की बाधाएं आई और इसके लिए आपको क्या पापड़ बेलना पड़ा, जो आज तक सरकारी नौकरी में जाने के लिए आम व्यक्ति की जो समस्याएं आती है, और ऐसी क्या समस्या आई या ऐसी समस्या नहीं आई, उसको लेकर आप बताएं, जिनके कारण आने वाले बच्चों के साथ ऐसी स्थिति नहीं हो जो आप उनको से। जो भी पदक विजेता है
पहले थोड़े नियम कायदे कठोर थे, फिर शिथिलता प्रदान की गई थी। शुरुआत में था कि 2016 के बाद में पदक विजेता हैं उनको ही जॉब दी जाएगी, लेकिन फिर सरकार ने 2 साल की और ऐड दी। और एक और मोटी बात यह है कि खेल में चाहे वो 8वीं पास हो, चाहे 12वीं पास हो, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, उनका पदक और उनकी क्वालिफिकेशन जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उन आधार पर उनको जॉब दी जाती है। जैसे अब अगर मैं बात करता हूँ जिनका अगर स्नातक या स्नातकोत्तर हो और प्लस अगर उनका स्वर्ण पदक हो तो उनको सीधा ही हम राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान सचिवालय उनको जॉब दी जाती है। बाकी जो जिनकी ग्रेजुएशन हो या उनका सिल्वर हो या ब्रॉन्ज हो, उनको जितने अग्रस बोर्ड है जो सॉवरेन बोर्ड है उनको एज ए जॉब दी जाती है। इनमें 3 वर्ग होते हैं, जिसमें खेल में जो पदक विजेता को 3 वर्गों को बांटा गया है। इसमें A B C D। अगर सी ग्रेड की बात करते हैं तो जिसमें नेशनल मेडल है या फिर रणजी ट्रॉफी में जो पार्टिसिपेट किया है उनको मेडल लेके उनको देती है। और जो बी ग्रेड की वैकेंसी है उनमें जो कॉमनवेल्थ है, जो वर्ल्ड कप है, जो एशियन चैंपियनशिप है उनको दी जाती है एज ए सेकंड ग्रेड जॉब है ये। और फर्स्ट ग्रेड ए है जिसमें ओलंपिक हो, पैरालंपिक हो, उन्हीं गेम उनको दी जाती है। आप खेलों के साथ सरकारी सेवा पाना चाहता है, मगर कुछ साहित्य कृष्णापन को छोड़कर लोग राजनीति में जा रहे हैं, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? खेल में क्या होता है कि सर पहले इतना होता है, अब खेल में क्या है कि आजकल मैं मीडिया का भी कहूँगा कि आज मीडिया का भी प्रचार प्रसार खेलों में अच्छा रुझान होता है और पदक विजेता को भव्य स्वागत भी होता है। पहले इतना नहीं होता था। आज देख लीजिए भारतीय जो प्रधानमंत्री जी हैं, अभी मैं रिसेंटली देखा था, जो मेडल लेके आ रहे हैं उनको सांत्वना दे रहे हैं, उनको बधाई पत्र दे रहे हैं, तो ये एक सोशल स्टेटस में अच्छा कार्य होता है। बाकी आप इस सोशल स्टेटस जमाने में लगभग 20-30 साल लग जाते हैं, लेकिन पदक आने के बाद आपका सोशल स्टेटस बहुत अच्छे से बन पाता है। जैसे अभी नीरज चोपड़ा जी हैं जो व्यक्तिगत स्पर्धा में जेवलिन थ्रो में मेडल लेके हैं। आज गांव में इतना कहते हैं कि यार वो भाला फेंकने वाला, नाम बोल रहे हैं उनका, लेकिन भाला फेंकने वाला मेडल लेके आया, उस छोरे को देखो वो देखो, तो ये एक अच्छा है। वर्तमान में अच्छा सपोर्ट मिलता है, अच्छी रेपुटेशन मिलता है। राजनीतिक इसलिए जाने से क्योंकि राजनीतिक में सारी पावर राजनीति में होती है। मैं भी अगर जॉब पर हूँ, अगर मुझे कुछ राजनीतिक मानना चाहोगे तो शायद आज खेल के साथ साथ आपको राजनीतिक पावर भी होनी जरूरी है। क्योंकि खेल में क्या होता है सर, खेल से सीमित होता है, क्योंकि हर चीज में आप ये कहते हैं डिजाइन लिखो। अब जैसे आज गवर्नमेंट का कहीं ट्रांसफर होना है तो बोलते हैं डिजाइन लिखो, तो कहने वहाँ पर आपका राजनीतिक सपोर्ट होना जरूरी है। तो खेल में मतलब इस चीज को आप मानते हैं कि योग्यता नहीं, राजनीतिक सपोर्ट है, वो व्यक्ति आगे जाता है। अगर राजनीतिक पहुंच नहीं है तो उसकी योग्यता किसी काम नहीं आएगी। अगर मेरी कहूँ ना तो आपके सामने 2016 में स्वर्ण पदक लेके आ गए, लेकिन अभी तक मुझे सरकार के माध्यम से मेरे पास मैं बताऊंगा, मैंने बोला कि मुझे स्पॉन्सरशिप दे दीजिए जिससे मैं मेरी आगे जर्नी स्टार्ट अच्छे से कर पाऊँ। मेरा क्या है कि 2019 में भारतीय प्रेसिडेंट टीम में चयन नहीं हुआ था, लेकिन मुझे स्पॉन्सरशिप नहीं मिलने के कारण वो मैं आगे जा भी नहीं पाया था। तो वहाँ पर आपको राजनीतिक अप्रोच हो तो आपको अच्छा मिल पाए। जैसे सांसद कोटा हो चाहे एमएलए कोटा हो, वहाँ से आपको हथियार की सुविधा मिल जाए। जैसे अब ये जो जिस व्हील चेयर में बैठा हूँ, ये जो व्हील चेयर नॉर्मल व्हील चेयर है जो हमारे सिविल संस्थान या नारायण संस्थान से मिल रही है। लेकिन अगर शूटिंग की जब मैं व्हील चेयर की बात करता हूँ तो नहीं करती, वो 1.5 लाख के लिए व्हील चेयर आती है जो शूटिंग के अकॉर्डिंग ढली हुई रहती है। अब सरकार को वहाँ पर मैं कहूँगा कि जितने भी पैरा कैटेगरीज हैं, अलग खेल हैं, उनमें उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मिलना चाहिए। अब बगैर व्हील चेयर के तो मैं कैसे इवेंट खेल पाऊंगा? ये है शिवराज जी शाखला, जिन्होंने खेल में कई पदक जीते, मगर आज इनकी भी सरकार के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ, जो आम व्यक्ति सरकार खेल को बढ़ावा देने का जो प्रयास कर रही है, खेल को बढ़ावा देने के लिए आज इनको जिस प्रकार के जो साधन मिलने चाहिए ताकि लोगों को खेलों के अनुसार जो जिसको आगे बढ़ाया जाए, मगर वहाँ सरकार आज भी ध्यान नहीं दे पाती है। और वही वो सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए, जिनकी सबसे बड़ी समस्या है कि आपने कई ऐसे बालक और बालिकाएं, जो आज मेरे बगल में एक बालिका बैठी है, दूसरी साथ इनके बगल में जो बालिकाएं बैठी है, इन्होंने भी ये नेशनल खेलने जा रही है और वो आज शिवराज जी से प्रेरणा लेकर आज पूरे देश में अपना आप में नाम रोशन करने जा रही है। मगर सबसे बड़ी समस्या है कि शिवराज जी भी इन अपने आप में गरीब परिवार से, किसान परिवार से होने के बावजूद इतनी समस्याओं का सामना करते हुए भी आज नेशनल खेलकर सरकारी सेवाओं में, आप सरकार से क्या चाहते हो, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे?
मैं सरकार को कहना यही चाहूँगा कि जो भी जितनी खेल के माफी जो भी एकेडमी है जो अच्छा काम कर रही है तो उनको आप प्रोत्साहन कीजिए। जनप्रतिनिधि आपका क्षेत्र का जो विधायक होता है उसके पास उनका कोटा होता है, तो क्या उन विधायक कोटे से जो अपने खेल को बढ़ावा देने वाले उपकरण जो है उनको उपलब्ध कराया जाए? क्या ऐसा उनके पास ऐसा फंडा नहीं है? उनके पास ये संविधान क्या सरकार के पास 5 लाख का कोटा होता है जो आपको स्पोर्ट को जो जन कार्य होते हैं उनमें दे सकते हैं। कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने का प्रयास करें। अगले एपिसोड में और मिलेंगे। आपको सिटी न्यूज चैनल से तेजाराम नारायण मेड़ता सिटी।